हेलो। हम लोग संसद पढ़ रहे हैं, तो संसद हम लोग पूरी पढ़नी है। संसद के कितने अंग होते हैं? एक तो राष्ट्रपति, एक क्या होता है लोकसभा, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इस प्रकार से और संसद के कितने हैं? तीन हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से देखें, राष्ट्रपति को, लोकसभा को भी बहुत अच्छे से देखें, राज्यसभा को भी पहले बहुत अच्छे से देखें, और उपराष्ट्रपति भी हम लोग पढ़ लिए हैं। उपराष्ट्रपति अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं संसद में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या है, अधिवेशन क्या होता है, सत्र क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, स्थगन क्या होता है, इत्यादि चीज़ों को हम लोग क्लियर अप करेंगे। मतलब संसद से संबंधित जितने शब्द हैं उस सबको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कानून कैसे बनता है वो सब चीज़ें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है, चीजों को हम लोग समझेंगे। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री वगैरह वगैरह क्या है। तो मंत्रिपरिषद देखिए, मंत्री परिषद सबसे पहले जानिए 21 अनुच्छेद में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद के बारे में। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते समय एक अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 74 पढ़े थे। आप लोग बोलिए। 74 में क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। बस समझना। तो मंत्रिपरिषद के चर्चा किस आर्टिकल में? 74 में। अब हम लोग समझते हैं मंत्रिपरिषद होता क्या है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो देखिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद, इसमें आ जाता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इस सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद। अब एक एक चीज को हम लोग उठाएंगे। मतलब कि एक बड़ा सा समूह होता है, पूरे मंत्री को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उसमें से अलग अलग फिर बांटा गया है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आप लोग समझ गए ना मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में लिखी था? 74 में। ऐसा हम इसको राष्ट्रपति में भी बता चुके हैं, इसका क्या महत्व होता है। और फिर एक बार बताएंगे। तो इस प्रकार की कितने मंत्रिपरिषद के कितने अंग हो गए? मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इसी को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल बोला जाता है। इसको राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार, एक अधीन वाले। अभी समझ में आ जाएगा। अधीन, अधीन। अब देखिए, चूंकि देश को चलाना एक आदमी के बस की बात नहीं है ना। जैसे शादी विवाह होता है तो कितने आदमी उसमें खाना बनाने के लिए अलग रहता है, बारातियों को देखने के लिए अलग होता है, दूल्हा के लिए अलग रहता है, दुल्हन के लिए एक अलग रहता है, ससुर के लिए एक अलग आदमी व्यवस्था सब रहता है। वो शादी विवाह अच्छा सफल हो जाता है। उसी प्रकार देश एक आदमी से नहीं चल सकता, इसलिए व्यक्तियों के समूह को बनाया गया, व्यक्तियों को बनाया गया और डिपार्टमेंट के अनुसार व्यक्तियों को बांट दिया गया है। तो उसी को हम मंत्री बोलते हैं कि आप कौन विभाग देख रहे हैं, वो मंत्री हो गया। बस अब देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जब वैसे मंत्री
जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग हो, मंत्रालय हो, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, बस विदेश मंत्री, कितना क्या, रेल मंत्री, ये सब कितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। तो इस सब मंत्री को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। जैसे शादी विवाह में सब लोग आते हैं, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, दूल्हा ससुर, क्या बोलते हैं, दूल्हा ससुर और सहबोलिया, वो सब उसी तरह है। दूल्हा ससुर सहबोलिया ये सब इंपॉर्टेंट मंत्रालय, ये सब है छोटा छोटा मंत्रालय, बात समझे ना। तो इस सब को, जब इस सब मंत्री को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है, बात समझे। और स्वतंत्र मंत्रालय क्या होता है, ये राज्य मंत्री है, ये भी राज्य मंत्री, ये अधीन है। जब मंत्रालय छोटा हो जाए, बात समझे ना। तो जैसे खेल में क्या है, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। जब विभाग छोटे होते हैं, जब क्षेत्र छोटे होते हैं, तो उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है। राज्य मंत्री उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि अब खेल मंत्रालय में कितना बैट बॉल हॉकी देखो एक ही आदमी संभाल लेगा। संस्कृति मंत्रालय एक ही आदमी संभाल लेगा, बस समझे ना। संस्कृति मंत्रालय, गंगा मंत्रालय, गंगा मंत्रालय, छोटा मंत्रालय, क्योंकि जो एक ही आदमी देख ले उसको, देखिए। लेकिन गृह मंत्री कितना बड़ा, पूरे देश के अंदर देखना है, तो गृह मंत्री में भी 4-5 रहेंगे, इसके भी अंदर 4-5 रहेंगे। वो क्या कहलाएंगे, अधीनस्थ, बस। अब जिस राज्य के रहे, तो अधीनस्थ मंत्री क्या, अधीनस्थ राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के अंदर वो काम करते हैं, बस समझे ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जब कैबिनेट मंत्री का अंदर, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत, जैसे अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं कि नहीं। जैसे अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्रालय के अंदर का काम करते हैं, लेकिन क्या है, वो अधीनस्थ है, वो भी राज्य मंत्री है। अनुराग ठाकुर भी राज्य मंत्री है, लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं है। स्वतंत्र प्रभार में एक स्वतंत्र विभाग में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये अधीन वाले किसके, वो कैबिनेट मंत्री को सुझाव देंगे और वो डिसीजन लेंगे। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार वाले डिसीजन अपना ले लेंगे, अपने मंत्रालय से संबंधित। ये अपने मंत्रालय से संबंधित डिसीजन कैबिनेट मंत्री को देंगे, कैबिनेट मंत्री डिसीजन लेगा, बस समझे ना। तो एक कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है। जैसे वित्त विभाग कितना बड़ा है, पूरे देश का वित्त देखना है, तो उसमें 3-4 राज्य मंत्री होंगे। गृह मंत्रालय कितना ज्यादा बड़ा है, तो उसमें 4-5 राज्य मंत्री होंगे। वो किस प्रकार का, अधीन वाले। अजय मिश्रा टेनी आप लोग समझ रहे हो, यूपी में अभी चर्चा में है, तो उनका नाम सब लोग जाना। अनुराग ठाकुर बजट प्रस्तुत होने वाला, तो उनका चर्चा बढ़ गया, बस। उप मंत्री, अब उप मंत्री क्या होता है, अब एक इसके लिए काम करते हैं, अधीन मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। एक इसके लिए काम करता है, स्वतंत्र प्रभार के लिए काम करता है। उप मंत्री को या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करेंगे, कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करेंगे, बात समझे ना। तो अब समझ में, मंत्रिपरिषद के कितने हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री के कितने हैं, स्वतंत्र प्रभार, अधीन प्रभार। स्वतंत्र प्रभार छोटे मंत्रालय और स्वतंत्र रहते हैं। अधीन मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है ना, तो उसमें कार्यों को देखने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, तो अधीन मंत्रालय। उप मंत्री होता है, जिसना उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह क्या रहता है, ये तो कैबिनेट के अंदर रहेंगे, बस। जैसे मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे उप मुख्यमंत्री, तो कैबिनेट मंत्री के नीचे रहेंगे, बात समझे। तो ये है मंत्रिपरिषद। अब एक चीज और यहाँ समझिए, कैबिनेट मंत्री का चर्चा
संविधान में कहीं नहीं था, ये आप लिख लीजिएगा, संविधान में कहीं नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में यह शब्द जोड़ा गया है, यह शब्द है। बात समझे ना। उसके अलावा कहीं नहीं है, मात्र एक जगह कैबिनेट मंत्री लिखा गया है, वो कहाँ और 352 में, और राष्ट्रीय आपात कल पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे। उसमें लिखा गया है कैबिनेट मंत्री के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। हम आपातकाल पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल्स बताएंगे। और मंत्रिपरिषद के चर्चा किस आर्टिकल में है? 74, अनुच्छेद 74 में। बात समझे ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये है, इतना सारी चीजें हैं इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब देखिए, एक मुखिया होना चाहिए ना सबका, और राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करते हैं? ये सबके सलाह पर काम करते हैं, संविधान में है, लेकिन लिखित रूप मतलब व्यवहार में कैबिनेट मंत्री सुझाव देता है, उससे व्यवहार में प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करने लगते हैं। तो राष्ट्रपति को काम करने के लिए यही सलाह देता है, पूरा लोग मिलके। अब इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रधानमंत्री देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, वो मंत्रियों का सरदार है, इसलिए प्रधान है। तो प्रधानमंत्री, अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री, देखिए ये क्या है? मंत्रियों में प्रधान है, बस मंत्रियों में प्रधान है। बात समझे? जैसे तारों में सूरज, तारों में सूर्य, सूर्य क्या है? तारा है, लेकिन थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंट है। शरीर में सिर, हेड, पूरा शरीर है, लेकिन कितना इसका इंपॉर्टेंट है। उसी तरह प्रधानमंत्री है। लड़कियों में पत्नी, सब लड़कियां रहती है, पत्नी होता है ना, पत्नी या गर्लफ्रेंड, उसका एक अलग गर्लफ्रेंड, जीएफ, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस रहता है। सब तो लड़की ही रहती है, लेकिन एक अपनी रहती है ना, देखते दिल खुश हो जाता है। उसी तरह प्रधानमंत्री मंत्री ही है, बस उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दिया गया, उसको हम लोग अब देखते हैं। बात समझे? तो प्रधानमंत्री समझ गए ना, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, मंत्रियों का सरदार है, इसलिए उसको प्रधान बोला जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 75 में लिखा गया, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। बस इतना ही लिखा गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया। अब प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेंगे? देखिए, व्यवहार में बन गया है, लोकसभा में एलएस में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। बात समझे ना? अगर किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो क्या करेंगे? किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी स्पष्ट बहुमत न मिले पर, स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर वो किसी को भी बना सकते हैं, हमको भी बना देंगे। अगर हम लोकसभा का योग्यता पूरा कर रहे होंगे मंत्री बनने का, तो हमको भी, किसी को भी बना सकते हैं। बात समझे ना? तो उसके लिए मंत्री
प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए, या अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता किसी को भी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी को भी नियुक्त कर देंगे, बशर्ते उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना हो पड़ेगा। संसद का सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, बात समझे ना। और 1 माह के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा मेरे पास 50% से ज्यादा सीटें हैं, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम मेरे पास बहुमत है तो बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक हम मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते, कोई भी मंत्रालय बन सकता है। तो प्रधानमंत्री के लिए इतना है। अब देखिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 में ही लिखा गया, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर, जिसको भी पीएम बोले उसी को मंत्री बनाएंगे, नहीं कि राष्ट्रपति किसी को बना देंगे। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, बात समझे ना। तो प्रधानमंत्री किसको, इसको बोलेगा इसको मंत्री बना दो, इसको मंत्री बना दो, वो सबको शपथ दिला देंगे, बात समझे ना। लेकिन मंत्रालय का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। कौन मंत्री, सब लोग शपथ लेते हैं बिना मंत्रालय के, बाद में मंत्रालय का बंटवारा होता है। 4-5 आदमी शपथ, मतलब जितना भी मंत्री बनने वाला रहता है सब लोग शपथ ले लेता है, बाद में प्रधानमंत्री उसके मंत्रालय का बंटवारा करता है, बात समझे ना। सलाह तो करेंगे। अब मंत्रालय का बंटवारा कौन करेंगे, मंत्रालय का बंटवारा पीएम करता है, पीएम करता है, बात समझे ना। अब इसको आप लोग लिखिए, थोड़ा और इसमें बताते हैं। प्रधानमंत्री समझ में आ गया, मंत्रालय समझ में आ गया। देखिए अब मंत्रियों की संख्या देख लेते हैं। मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया था, कुछ नहीं। तो पहले क्या होता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। कोई भी पार्टी आता था उसको बिना मंत्रालय का मंत्री बना दिया जाता था। एक मंत्री को बहुत पैसा खर्चा होता है एक मंत्री पर, बिना मंत्रालय के मंत्री बन रहा है, आराम से घर में सो रहा है। 1991 में एक संशोधन किया गया, 91 संशोधन 2003 में, 91 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसके माध्यम से यह व्यवस्था कर दिया गया कि कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, बस ना। तो वर्तमान समय में आप कितना ही मंत्री बनाइए, लेकिन वो लोकसभा के जितने सीट है ना उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस समझे। तो ये रहा मंत्रियों से संबंधित मंत्री परिषद, मंत्री कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से देखें। प्रधानमंत्री क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है वो भी बहुत अच्छे से देखें। तो अब देख लेते हैं हम प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है। मंत्रियों का सब मंत्री का नहीं देखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एक ही है प्रधानमंत्री। पीएम का वेतन 1,60,000 है अभी वर्तमान समय में, 1,60,000 रुपये इनको मिलता है, प्लस फ्री आवास,
फ्री आवास, यातायात, संचार इत्यादि। बस में ना बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं। अब प्रधानमंत्री के कार्य देख लेते हैं। पीएम का कार्य, पीएम का कार्य, एक इनका 2-3 काम इंपॉर्टेंट है। मंत्रियों का नेतृत्व करना, मंत्रियों का नेतृत्व करना। आजकल तो कुछ खासी नेतृत्व कर रहे हैं, कोई इनके सामने बोल ही रहा है। किसी मंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। मंत्रालयों के नेतृत्व करना। राष्ट्रपति को सूचित करते रहना, सूचित करते रहना। बात समझे ना? देश की स्थिति एवं जनता की इच्छा पूरा करना, जनता की इच्छा पूरा करना। ये सब इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री के काम है। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री देख लिए। अब संसद से संबंधित और काम देखते हैं। बात समझे ना? अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है ना, तो पूरे मंत्री का त्याग पत्र मान लिया जाता है। बस एक नोट लिख लीजिएगा। पीएम की त्याग पत्र का अर्थ हुआ, त्याग पत्र बराबर पूरी मंत्री का त्याग पत्र, पूरे मंत्री का त्याग पत्र। बात समझे ना? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ना आती तो क्लास सुनने लगता है, उसी तरह प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिए, इसका मतलब कि पूरा लोग त्याग पत्र दे दिया। तो अब नेक्स्ट संकल्पना अगले वीडियो में